जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 77 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 FAR 1 का। MCQs IS 8 के हम कर रहे थे और मैंने 11 से ऑनवर्ड्स होमवर्क दिया था। देख लिए थे? समझ में आए थे? ज़रा क्विकली देख लें इनको। करेक्टिंग द रिकॉर्डिंग, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इफ अ प्रायर ईयर एरर हैड नेवर अकर्ड। दिस इज ये तो हमने वो करेक्शन ऑफ प्रायर ईयर एरर की डेफिनेशन में पढ़ी थी ना, ये वाली बात। तो वो डेफिनेशन पढ़ने से ही एक MCQ हो गया। तो ये प्रायर ईयर एरर की करेक्शन है जिसका हमने नाम रखा था रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। हाँ, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, सही है। तो देखो वो डेफिनेशन और सिर्फ ये रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट और एप्लीकेशन से भी एक MCQ आपका बन रहा है। यहाँ पे रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करने वाले का आंसर गलत हो जाता है, सही है ना, क्योंकि वो तो पॉलिसी को ऐसे अप्लाई करो एज इफ इट ऑलवेज हैड बीन अप्लाइड। ठीक है ना। अच्छा, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस अप्लाइड इन प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस डिफाइंस। भाई सबसे पहली बात यही पढ़ी थी IS 8 के अंदर, अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स एटसेट्रा फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन है, अकाउंटिंग एस्टीमेट नहीं है। अकाउंटिंग एस्टीमेट तो था एडजस्टमेंट इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी और पीरियोडिक कंजम्पशन के अंदर चेंज याद आ रहा है, वो चेंज इन एस्टीमेट तो वो था। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का तो यहाँ कोई तुक नहीं बनता। प्रोस्पेक्टिव और अकाउंटिंग मेथड भी पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन है, हमें याद है, बेसिस, रूल्स, कन्वेंशंस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। Adjustments of carrying amount of an asset or liability or consumption of asset as a result of change in assessment, this defines change in estimate। बिल्कुल, ये भी हमने डेफिनेशंस, तो डेफिनेशंस रिप्रोडक्शन की बजाय इस तरह से MCQs के अंदर आ सकती हैं और वो हमने पढ़ ली थी, 2-3 बार पढ़ी थी, जहन के अंदर बैठी हुई हैं, इतना काफ़ी था। Applying a new policy to a transaction as if that policy had always been applied, this is retrospective restatement। हाँ जी, ये पॉलिसी है, यहाँ पे रीस्टेटमेंट कर देना गलत था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। 15 मैंने करवा दिया था, बोलो। 16वां हो गया था, कोई मसला, आसान था। 17-18 मैंने खुद करवाए थे, करेक्शन करवा दी थी सोल्यूशन की। असल में ये मुझसे रह गया था, ये ओवरलुक कर गया था, वरना तो ICAP के क्वेश्चंस में ICAP ने टैक्स रिमूव कर दिया था। अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैंने 1-2 में टैक्स जिनमें रिमूव हो सकता था वो रिमूव कर दिया था, बाकी सवाल हटा दिए थे। ठीक है ना जी। तो ये MCQ मेरी नज़र से ज़रा गुज़र नहीं सका था, भूल गया था मैं, तो मैंने इसलिए ये लाइन आपने काट देनी है टैक्स वाली, इग्नोर टैक्सेशन वाला केस है। और मैंने दूसरी एंट्री भी कटवा दी थी और आपको आंसर भी सही करवा दिया था। तो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इन दोनों का आंसर वही है। ठीक है जी। जी, ये 19 मैंने कहा था, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मोहानी के अंदर हमने वर्किंग की थी। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ एंटिटीज कंपेटिटर्स वैल्यू देयर इन्वेंट्री यूजिंग एफको वेयर एज एंटिटी यूजेज FIFO। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 30 सितंबर 13 ऑन FIFO इज 2 million, हाउएवर ऑन एफको इट वुड बी एट। अच्छा, ये ना लिख लेना चाहिए, जैसे मोहानी वाले सवाल के अंदर डाटा लिखा हुआ था ना, तो बड़ी आसानी हो जाए। FIFO पे हैं ये लोग, ऐसे ही है ना, और एफको पे बाकी की, और बाकी की इंडस्ट्री के अंदर जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन वो एफको पे। ठीक है। तो कहाँ गया, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 30 सितंबर 13, 30 सितंबर 13 पर FIFO बेसिस पर 20 million है और एफको पे अगर ले जाएं तो 18। ठीक है जी। बाय अडॉप्टिंग द सेम मेथड एफको एज इट्स कंपेटिटर, द इन्वेंट्री एट 30 सितंबर 12, चलो अब बाद में आ गए 12 तो खैर है, वॉज रिपोर्टेड एट 15 million, एफको का है 13.4 million। ठीक है जी। अच्छा, अब वो कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 13। सिर्फ 13 की बात कर रहा है वो, लेकिन आपको पता है 12 का क्लोजिंग, 13 का ओपनिंग भी बनता है। तो हम तो वही इफेक्ट ऑन प्रॉफिट वाली वर्किंग करेंगे। साल्स कौन कौन से हैं? साल्स
12 और 13। तो पहले बात करते हैं क्लोजिंग ऑफ 12 की, ठीक है जी। क्लोजिंग ऑफ 12 सितंबर 12 वाला, ठीक है ना। अब फाइफो से एवको पे जाना है ना, तो 15 से 13.4 पे लेके जाना है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 12 डिक्रीज हो रहा है 1.6 से। अब अगर 1.6 से ये डिक्रीज हो रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है, तो 12 का क्लोजिंग स्टॉक कम होने से 12 का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट, ठीक है। और उसके बाद 13 की क्लोजिंग पे जाओ, क्लोजिंग ऑफ सितंबर 13। अब 20 से ले जाना है 18 पर, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है, 2 से कम। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट, तो क्लोजिंग स्टॉक 13 का कम होगा तो प्रॉफिट भी 13 का 2 से कम हो जाएगा। यहाँ तक को मसला। अगली बात, जो क्लोजिंग ऑफ 12 है वो ओपनिंग ऑफ 13 बनेगा, ठीक है। तो उसको एज इट इज़ मैंने कहा था यहाँ पर लिख लो 1.6 पॉजिटिव साइन के साथ, या अलग लिखना है तो लिख लो, अलग लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्लोजिंग के क्या बनना है अगले साल, ओपनिंग। और क्लोजिंग का रूल ऑपोजिट होता है, ओपनिंग का रूल ऑपोजिट होता है क्लोजिंग के, तो ये माइनस हो रहा था, तो यहाँ पर बस एज इट इज़ 1.6 लिखो साइन डिफरेंट के साथ, ठीक है जी। अब अगर इफेक्ट ऑन प्रॉफिट निकालें तो ये 1.6 आ रहा है और ये 0.4 नेगेटिव, ठीक है जी। जी 2013 वही वाली बात हुई है, ठीक है जी। तो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट कितना आ गया जी, 0.4 मिलियन की रिडक्शन है, माइनस के साथ हमने शो कर दिया 0.4 मिलियन की रिडक्शन। क्लियर है, ऐसे ही हुआ था जी। 20th disclosure requirement of IAS 8 in respect of change in accounting policy are not applicable in case of change of method for inventory valuation from FIFO to AFCO। FIFO to AFCO जाएं तो क्या नोट नहीं बनाते चेंज इन पॉलिसी का, बनाते हैं, बनाया था मोहनी वाले सवाल में, ठीक है। बनाया नहीं था, बनाना है अभी, ठीक है, हो सकता है आज अभी बनाए उसको, ठीक है। उसके बाद इनिशियल एडॉप्शन ऑफ रिवीजन मॉडल, नहीं, इस पे तो नहीं नोट बनाया था। फिर चेंज इन रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी, इस पे नोट बनता है, मैंने कटवा दी थी एग्जाम्पल, लेकिन चेंज इन पॉलिसी ये है, नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। तो किस में नहीं बनता जी, बी ऑप्शन में हमने नोट नहीं बनाया था, ठीक है, सही है। और लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन अकॉर्डिंग विद IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसी ब्ला ब्ला ब्ला। ओहो, इसको तो पढ़ना नहीं होता, ये तो भुला देता है कि सवाल क्या हो रहा था, है ना। तो बस इतनी सी बात, परिचय में ऐसे ही ना इन्वर्टेड कॉमास लगा लेने हैं आपने, ओके। अच्छा जी, तो अब कहानी क्या रह गई जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एडजस्टिंग रेजिडुअल वैल्यू अमाउंट बेस्ड ऑन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। रेजिडुअल वैल्यू एडजस्ट यानी बदलो, तो ये चेंज इन पॉलिसी है ना, ये चेंज इन एस्टीमेट होता है भाई। फिर अ चेंज इन रिपोर्टिंग डेप्रिसिएशन चार्जेस एज कॉस्ट ऑफ सेल रादर देन एडमिन, इस पे शक पड़ रहा है, ये पॉलिसी चेंज है, आगे पढ़ लेते हैं। डेप्शन चार्ज रिड्यूसिंग बैलेंस रादर देन स्ट्रेट लाइन, नहीं, ये तो चेंज इन एस्टीमेट है। रिड्यूसिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम कॉस्ट टू NRV, भाई ये भी चेंज इन एस्टीमेट, चेंज बेसिकली ना, ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है, हमारी को पॉलिसी नहीं है कि हम इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रखते हैं, या यूँ कह लें, हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि हम इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रखते हैं या NRV पे रखते हैं, ये कोई हमें ऑप्शन नहीं मिला हुआ, ठीक है ना। अगर पहले साल में हम आज हम क्लोजिंग पे आए, क्लोजिंग डेट पे हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट लोअर थी NRV से, हमने उसको कॉस्ट पे रख लिया। अगले साल जो स्टॉक पड़ा था, कोई हालात ऐसे हुए, स्टॉक के साथ कोई गड़बड़ हो गई या टेक्नोलॉजी बदल गई, हालात बदल गए, एनवायरनमेंट जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बदल गया, लीगल एनवायरनमेंट कुछ भी हो गया, हमारी इन्वेंट्री की NRV कॉस्ट से कम हो गई, तो अगले साल हमने NRV पे उसको रखना है। तो ये चेंज इन पॉलिसी तो ना हुई, ठीक है। वो तो रूल ही क्या है, जिसमें से इन दोनों में से जो लोअर हो उस पर आपने स्टॉक को रखना है। तो जब कभी कॉस्ट लोअर होगी कॉस्ट पे पड़ा होगा स्टॉक, जब कभी NRV लोअर होगी तो NRV पड़ा होगा स्टॉक, लेकिन दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब मेरे ख्याल में तो बस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लें सोल्यूशन बुक से, यही है, ओके।
चलें जी, ये MCQs ओवर हुए। इस चैप्टर को मैं कर रहा हूँ क्लोज़, लेकिन अभी ये चैप्टर क्लोज़ नहीं हुआ, इसके MCQs क्लोज़ हो गए। अगर नोट्स की बात करें तो एक नज़र इनको भी देख लेना चाहिए। पेज 1 हो गया तो ज़रा नज़र मारते हैं प्लीज़। जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ करें ना भाई, ICAP की स्टडी टेक्स्ट से उसको एक नज़र तसल्ली कर लिया करें कि हमने वो सब कुछ पढ़ लिया है। अच्छा जी, पेज 1 हो गया भाई, सारा हो गया। पेज 2 चेन अकाउंटिंग पॉलिसी, इसमें कोई चीज़ रहती हो तो बताएं। ओके, पेज 3 इसमें कोई चीज़ रहती है तो बताएं। बोलें 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 बोलें, देखते आए। पेज 4 इस टॉपिक का, पेज 5 अदर एस्पेक्ट्स के अलावा बाकी सब हो गया। चलो अदर एस्पेक्ट्स को एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बात है। मटेरियल किसे कहते हैं जी? वो कहता है जी ओमिशन और मिसस्टेटमेंट ऑफ आइटम। देखें, मटेरियल कहते हैं एक ऐसी अमाउंट को जिसका छुप जाना या गलत हो जाना ये यूज़र के डिसीजन को बदल दे। यानी अगर वो फिगर ओमिट ना हुई होती, मिस ना हुई होती और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नज़र आती तो यूज़र का डिसीजन कुछ और होता, या वो फिगर ओमिट नहीं हुई, लिख तो दी लेकिन मिस स्टेट हो गई, गलत फिगर आ गई, और वो अगर सही होती तो यूज़र का डिसीजन और होता। उस फिगर की, गलत फिगर को देखने के बाद उसका डिसीजन और है। तो ऐसी अमाउंट जिसकी मिस स्टेटमेंट या ओमिशन यूज़र के फाइनेंशियल डिसीजन को बदल दे, उसको हम कहते हैं ये मटेरियल अमाउंट है। ठीक है ना। जो छोटी मोटी अमाउंट मटेरियल कौन सी नहीं होती, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूज़र के डिसीजन को। ठीक है, तो जिस फिगर, जिस अमाउंट की मिस स्टेटमेंट या ओमिशन यूज़र के डिसीजन को बदल दे, उसे हम कहते हैं ये मटेरियल अमाउंट है। ठीक है। ओमिशन और मिस स्टेटमेंट ऑफ आइटम्स आर मटेरियल इफ़ दे कुड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स। Materiality depends on the size and nature of omission or misstatement judged in surrounding circumstances. The size or nature of item or a combination of be the determining factor. ठीक है ना जी। बहरहाल बात सिर्फ इतनी सी थी जो आपको याद रखनी है। ओमिशन और मिसस्टेटमेंट क्या है जी? जिसकी ओमिशन और मिसस्टेटमेंट क्या है जी? कि उस चीज़ से का गायब हो जाना यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे, इफेक्ट कर दे। ठीक है, तो वो क्या है? मटेरियल अमाउंट कहलाएगी। मैंने आपको पर्चे के लिए एक बात बता दी थी कि आपने पर्चे में बैठ के मटेरियलिटी खुद से डिटरमिन नहीं करनी। ठीक है ना। पर्चे में जो एरर दे दी उसने प्रायर ईयर, आपने उसको मटेरियल ही समझते हुए आपने वो सारा काम करना है जो प्रायर ईयर एरर की, यानी रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट भी करनी है और डिस्क्लोजर भी देना होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिमिटेशन ऑन रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट या एप्लीकेशन। इट माइट बी impracticable to retrospectively apply an accounting policy or correct an error. Impracticable क्या होता है जी? Applying a requirement, applying a requirement is impracticable when the entity cannot apply it after making every reasonable effort to do so. For a particular prior period, it is impracticable if effect of retrospective application or restatement are not determinable. Retrospective application or restatement requires assumptions about what management's intent would have been in that period, or the retrospective application or restatement requires significant estimates of amounts. ठीक है जी। वो कहता है जी impracticability की वजह एक छोटी सी तो हमने वैसे ही वहाँ पर पढ़ ली थी, unavailability of records, रिकॉर्ड ही नहीं है। उसके अलावा भी तो impracticability हो सकती है। वो impracticability क्या हो सकती है कि जी जो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन या रीस्टेटमेंट है उसके इफ़ेक्ट्स ही डिटर्मिनेबल नहीं है। तो वही बात हो गई ना, समझो जैसे डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये तो उससे मिलती जुलती बात होगी। फिर वो कहता है कि जी असल में ये मसला है कि हम रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करें या रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करें तो उस वक्त मैनेजमेंट की क्या अजम्पशंस होती ये भी पता होना ज़रूरी है। वो हमें पता नहीं है उस वक्त मैनेजमेंट की क्या अजम्पशंस मैनेजमेंट ने उस वक्त ली थी या उस वक्त लेनी थी। ठीक है ना। रिक्वायर्स अजम्पशन अबाउट व्हाट मैनेजमेंट्स इंटेंट वुड हैव बीन इन दैट पीरियड।
अब वो आज खड़े होकर मैनेजमेंट की वो अजम्पशंस को हमें पता नहीं लग रहा, तो ये भी इम्प्रैक्टिकेबिलिटी की एग्जांपल है। या वो जो हम रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन या रीस्टेटमेंट करने लगे हैं, इसमें सिग्निफिकेंट एस्टीमेट्स, अंदाजे बहुत ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, वो लगा नहीं पा रहे हैं, तो इम्प्रैक्टिकेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रायर स्पेसिफिक इफेक्ट, मिसाल के तौर पे वो कहता है जी कि हमने एक साल के अंदर डेप्रीसिएशन को गलत चार्ज कर दिया, उसके अलावा बाकी साल के अंदर कोई मसला नहीं हुआ। ठीक है, तो वो सिर्फ उस स्पेसिफिक ईयर के साथ, ये चलो यूं कर लो एग्जांपल कि आपने एक रिपेयर एक्सपेंस को रॉन्गली कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है, अब एक तो आपने उसका इम्पैक्ट सही कर दिया, जिस साल में वो रिपेयर रिकॉर्ड होनी थी गलती से एसेट रिकॉर्ड कर लिया था, तो रिपेयर डेबिट करके एसेट क्रेडिट कर दिया। ये तो उस पीरियड से स्पेसिफिक गलती सही हो गई, लेकिन मसला क्या था, ये फिक्स एसेट था, इसकी डेप्रिसिएशन का भी मसला था, तो उस साल से लेके आज तक हर साल के अंदर उसकी डेप्रिसिएशन का भी इम्पैक्ट पड़ गया हम पे। ठीक है, तो एक है प्रायर स्पेसिफिक इफेक्ट और दूसरा है क्यूमुलेटिव इफेक्ट। प्रायर स्पेसिफिक इफेक्ट क्या कहता है, इट माइट बी इम्प्रैक्टिकेबल टू डिटरमिन the effect of changing accounting policy or comparative information for one or more periods presented. In this case, a company must apply new policy to the carrying amount of asset liabilities as at beginning of earliest period. वही वाली बातें ज़रा लंबी लंबी करके लिखी हुई हैं जी, ठीक है ना। और क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी इसी तरह सही है। प्रोफेशनल जजमेंट क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स एंड इंटरप्रिटेशंस। या देखें, हमने कहा था कि अगर आपको कोई चीज़ सामने आ जाए तो आप उसका रेलेवेंट IFRS पकड़ो, अगर रेलेवेंट IFRS नहीं है तो फिर इस ऑर्डर में चलो, क्या सिमिलर IFRS की तरफ जाओ, नहीं है तो फिर फ्रेमवर्क की तरफ जाओ, और आप किसी और बॉडी के स्टैंडर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो फ्रेमवर्क की तरफ जाना है, इसमें आपको जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है। जजमेंट तो हर जगह ही अप्लाई करनी पड़ती है। खैर, आपके सामने एक आइटम आया, आपने कहा हाँ ये IS 40 में क्लासीफाई होगा, ये भी तो आपकी जजमेंट ही थी, ठीक है ना। लेकिन उससे भी आगे बात यह है कि जब फ्रेमवर्क में जाओगे, कोई ऐसा आइटम आ जाए जिसके साथ कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल ही नहीं है जिससे रिलेटेड, तो फिर आपको अपनी जजमेंट लगाकर वो बचपन वाली बातों को सामने रखते हुए कि इसकी नेचर क्या है, ये जी एसेट लग रहा है या लायबिलिटी लग रही है, ठीक है, नहीं ये एक्सपेंस की नेचर है या इनकम की नेचर है, ये एक साल में आना चाहिए या कई साल में बांटना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आपको वो जो बेसिक के अंदर बचपन में पढ़ी होती हैं, वो जजमेंट अपनी अप्लाई करके उसको देखना पड़ता है, ठीक है जी। अच्छा, टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स इन IS 8 हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस के हिसाब से लिखी गई हैं, देख लेना, वैसे ज़रूरत नहीं है, तकरीबन सवाल तो हमने सारे कर ही लिए हुए हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात अगर करें तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 को कर चुके हैं। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था, इसको मैंने 3-4 बार 2 दिन में मैंने करवाया था, 3-4 बार आपसे कहा था करो कम अज़ कम, क्योंकि इस सवाल ने फिर ये सवाल रेफ़र होता रहा था। हमने क्वेश्चन बैंक 1 किया, हमने यही सवाल रेफ़र किया, हमने क्वेश्चन बैंक 2 को किया, हमने यही सवाल रेफ़र किया, हम जो सवाल भी करते हैं, टेस्ट वाला सवाल किया, हम इसी सवाल को रेफ़र करते थे कि क्वेश्चन 1 में ये होता था, देखो यहाँ पे ये नहीं है, याद आ रहा है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा, ये हमने कर लिया था, ठीक है जी। अच्छा, इनमें से मैं आपको फिर किसी वक्त होमवर्क में एक आधा सवाल दे दूंगा। पास पेपर्स की बात करते हैं जी। पास पेपर्स में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 गलती से होमवर्क में दे दिया था। गलती से क्यों कह रहा हूँ, गलती से क्यों कह रहा हूँ बताओ? नहीं, असल में ना ये सवाल मुझे लग रहा है कि मैंने टेस्ट में आपको दिया था और फिर डिस्कस कर लिया था, ये नहीं था? अच्छा, नहीं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पोल फॉर द ईयर एंडेड पाकिस्तान ओशन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14। अब रिक्वायरमेंट है, नहीं दिया था ये टेस्ट में सवाल, पक्की बात? अच्छा, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14 इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ, और इग्नोर टैक्स, ठीक है जी। तो 31 दिसंबर 14 का हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। अब 31 दिसंबर 14 के साल के लिए नेट प्रॉफिट दे रहा है, अब 14 के साल के लिए भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुका है वो, ठीक है ना।
ये 14 का साल जो है, ये 14 का साल अनऑडिटेड है, ये ड्राफ्ट है, ठीक है, और 13 का साल ऑडिटेड होगा क्योंकि हम 14 में मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रॉफिट्स दे दिए उसने, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी दे दी उसने, रियल सरप्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर भी दे दिया उसने, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ एन असेंबली प्लांट वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 2012। हम इस वक्त 14 में खड़े हैं, 12 के साल में एक इंस्टॉलेशन पूरी हुई थी, यानी कि आज से पिछला साल 13 था, उससे पिछला साल 12 में, माना एंड पे, लेकिन एंड में फाइनलाइज हो गया था, कंप्लीट हो गई थी इंस्टॉलेशन एट अ कॉस्ट ऑफ 60 मिलियन एंड इट वाज रेडी फॉर यूज़ ऑन यकम फरवरी 13। अब बेशक इंस्टॉलेशन कंप्लीट 31 दिसंबर 12 में हो गई थी, लेकिन वो रेडी टू यूज़ कब हुआ है? सफाई सुथराई करते हुए, टीप टाप करते हुए थोड़ा टाइम लग गया होगा। तो बहरहाल हमारे लिए रेलेवेंट तो है यकम फरवरी 13 फॉर द पर्पज़ ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा, हाउएवर डेप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13 अमाउंटेड टू 4.5 मिलियन was worked out from the date of production, that is 1 अप्रैल। असल में ना वो वही वाली बात आ गई जिसे आपको बचपन में सिखाया जाता है कि अगर एक एसेट यकम जनवरी 13 और 31 दिसंबर 13 है ना, जिस साल की गलती की बात कर रहा है, ठीक है, एसेट इधर रेडी टू यूज़ हो गया, रेडी टू यूज़, और इधर एसेट को हमने किया था परचेज। मैं परचेज को इंस्टॉल या परचेज, ठीक है ना, ऐसे मैंने परचेज लिख दिया, और यहाँ पर एसेट एक्चुअली यूज़ होना शुरू हुआ। तो बचपन से एक बात आपको सिखाई गई है कि ना तो डेट ऑफ परचेज रेलेवेंट है अगर ये तीनों डेट्स आ जाएं, ना ही एक्चुअली यूज़ होने की, कमर्शियल प्रोडक्शन की डेट रेलेवेंट है, बल्कि जिस दिन एसेट रेडी टू यूज़ हो जाए डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, और ये डेप्शन फिर हम रोकते नहीं हैं अनलेस कि हमारा एसेट ही बिक जाए, ठीक है। अब सवाल में वो क्या कह रहा है, सवाल में वो कह रहा है कि यकम फरवरी 13 को एसेट रेडी टू यूज़ हो गया था, ठीक है जी, लेकिन उसकी डेप्शन स्टार्ट कब कर रहे हैं? ये तो गलत है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है मिस्टेक वॉज, अच्छा ये तो गलती पे गलती है ना, ये तो बाद में बात करते हैं, इस बात को तो एंड पे पढ़ेंगे, इस बात को तो एंड पे पढ़ते हैं, पहले तो ये मसला हल कर लें कि डेप्रिसिएशन होनी कितनी चाहिए थी ओरिजिनल की। अगर बात करूं तो मैं डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल डेप्रिसिएशन बता दो भाई, कितनी कॉस्ट थी भाई? 60, और रेट शेड कहीं गिवन है? नहीं, उसने सवाल के अंदर बता दिया कि 4.5 की डेप्रिसिएशन हमने निकाली थी, और वर्कआउट कैसे की है? यकम अप्रैल 13 से। कहीं पे सवाल के अंदर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, लेकिन ये तो बता दिया ना उसने कि ये डेप्रिसिएशन जो मैंने निकाली है, जो रॉन्ग डेप्रिसिएशन उन्होंने निकाली है, ये रॉन्ग डेप्रिसिएशन कैसे निकाली है जी? 60 इंटू X% इंटू अप्रैल में, देखो अप्रैल से कितने महीने? 9/12, ठीक है। तो मुझे इस परसेंटेज के लिए डेप्रिसिएशन भी बता दी उसने 4.5, ठीक है। 60 इंटू X बता दिया, नहीं बताया उसने, ये तो नहीं बताया हुआ था, ठीक है ना, हमारे पास रेट नहीं था, रेट होता तो फिर क्या मसला था, ठीक है। इंटू 9/12, X के लिए मुझे ये इक्वेशन ज़रा, इक्वेशन रॉन्ग डेप्शन तो ये है मैंने माना, लेकिन मैं करेक्ट डेप्शन भी तो निकालना चाह रहा हूँ ना, ठीक है। X के लिए मुझे ये 10% आ गया, लो कमाल नहीं हो गया, यानी 10% चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या हर्ज है? 60 इंटू 10% पूरे सारे डेप्शन इंटू 9/12 कितना आ रहा है? असल ये कहानी थी, बात समझ गए, ठीक है। तो 10% वॉज द डेप्रिसिएशन रेट, सवाल में ये मिसिंग था। अब ये रॉन्ग डेप्शन वो चार्ज कर चुका है, हम कहते हैं जी असल में डेप्शन पता है क्या होनी चाहिए थी? असल में तो डेप्शन होनी चाहिए थी 60 इंटू 10% इंटू 11/12, यकम फरवरी से शुरू करनी थी, क्या बनता है बोलो? हाँ, तो डेप्शन होनी चाहिए थी 5.5, चार्ज की उन्होंने 4.5, तो मजीद डेप्शन चार्ज करनी चाहिए। अच्छा अब देखो, कमाल तो उन्होंने बाद में किया, वो बाद की बात है, फिलहाल हम ज़रा सही वाला काम तो कर लें। 13 और 14 ऐसे ही है। 13 में
डेप्रीसिएशन 4.5 उन्होंने चार्ज की, ठीक है, और होनी चाहिए थी 13 में डेप्रीसिएशन 5.5 चार्ज। इससे मुत्तफिक हो? इसका मतलब 1 रुपये से डेप्रीसिएशन कम चार्ज हुई है तो बढ़ा लो, डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एसेट ही कह लो। एसेट का नाम क्या है? ये पीपीई का नाम यूज़ कर रहा है सवाल के अंदर, ठीक है, तो हम पीपीई ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वैसे है क्या ये? प्लांट है, प्लांट कह दो या पीपीई कह दो, डायरेक्ट ही कर लो। इस टॉपिक के अंदर ज़रा आसानी होती है हमें एंट्रीज को फिर पोस्ट करने में। कितना जी? 1 रुपया। अच्छा, ये तो अब था कि गलती को हम सही करते 13 में ही जाकर, मतलब 13 में जाते नहीं है, लेकिन सवाल को पैरों पे खड़ा करने के लिए हम 13 में ही एंट्री करते हैं। वो अलग बात है कि अगर हम इस वक्त 15 में खड़े हों तो 13 वाली गलती को ओपनिंग में सही करते हैं, लेकिन हम खड़े 14 में थे ना। चलो, 2 साल की चेंज इन इक्विटी बना करती है, 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, तो ये गलती वहाँ पे सही करनी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। द मिस्टेक वॉज करेक्टेड। तभी मैं कहता होता हूँ कि अल्लाह करे गलती करके सवाल के अंदर अकाउंटेंट से सही ना करे। सिर्फ गलती कर देना तो हम सही कर लेते हैं, पर जब वो गलती को सही करने में कोई ऐसी गड़बड़ कर देना तो बड़ा मसला हो जाता है। क्या कह रहा है? द मिस्टेक वॉज करेक्टेड। आप बड़े खुश लो जी, मिस्टेक करेक्ट हो गई, उन्हें इग्नोर करना है। आगे पढ़ो। बाय एडजस्टिंग द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 14। गलती 13 के साल की थी, सही कहाँ कर दी उसने? 14 में। तो हम क्या कह रहे हैं कि 13 के अंदर ये गलती सही करनी थी, और उसने जो 14 के अंदर इसको सही कर दिया है उसको अब रिवर्स करो। क्या करोगे? पीपीई डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट वंस। कैसी लगी ये एडजस्टमेंट? दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट, ब्यूटीफुल जी। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 2 इज ओवर। कोई मसला है तो पूछ लें, बस यही था। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं सोल्यूशन में इसकी पोस्टिंग। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है? चेंजेस इन इक्विटी। सोल्यूशन में बाद में जाते हैं, पहले फटाफट खुद तो बना लें चेंज इन इक्विटी, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन रही है, और मैंने माना कि 2 साल की रिक्वायर्ड नहीं है, 1 साल की रिक्वायर्ड है। मैं ज़रा वैसी ज़बरदस्ती 2 साल की बना रहा हूँ, ठीक है ना। स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, ज़रा ये बात तो पूरी सामने आ जाए ना, फिर देखते हैं हमने करना क्या है, हम किस चीज़ को एडजस्ट करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉर द ईयर एंडेड 14, ये तो रिक्वायर्ड था ना, तो हम ओपनिंग फिर क्लोजिंग फिर क्लोजिंग 31 दिसंबर 14, पैट ऑफ 14 यहाँ पे आता है, पैट ऑफ 13 इधर आता है, ठीक है। सवाल के अंदर उसने हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, कोई शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स दिया सिर्फ उसने। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, बताओ ओपनिंग। ये 31 दिसंबर 14 है, ये 31 दिसंबर 13 होगा, और ये फिर 1 जनवरी 13 है। मुझे बताओ ये किस दिन का डाटा अवेलेबल है? ओह वाओ, 1 जनवरी 13 का ही था, लेकिन इसको मैं बाद में क्या वर्किंग दूंगा, बना के नहीं यहीं पे अलग कर दिया करो उसको, वर्किंग और यहाँ रिक्वायरमेंट। एनीवेज ऐसे भी चल जाएगा, लेकिन वर्किंग अलग ही रखते हैं हम, अगर रिक्वायर्ड ना हो हमें 13 का साल, ठीक है जी। आवाज़ आ रही है सही भाई? एंड तक माइक नहीं लगाया मैंने दूसरा, ठीक है। बच्चे थोड़े से हम बारिश में बह गए, आप तैर के आ रहे होंगे जी। 245। ओके, नाउ डाटा बिल्कुल प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 की तरह से गिवन है। ये ऑडिटेड और ये ड्राफ्ट। नेट प्रॉफिट 13 का 52, 14 का 78, 13 का 52, 14 का 78, ये गलत प्रॉफिट्स हो गए, ठीक है जी। उसके बाद इंक्रीमेंटल डेप्शन भी देख लेते हैं, रियल सरप्लस अरोज को भी बाद में देख लेते हैं, फिलहाल सिर्फ मैं प्रॉफिट को सही कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब 13 के साल की गलती 13 में सही करेंगे, 14 के साल की गलती 14 में सही करेंगे। तो 13 के साल की गलती 13 में सही करो। एक्सपेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिक्स पीपी हम बैलेंस शीट बना रही है, वरना पीपी को भी क्रेडिट कर लेते, ठीक है ना, लेकिन फिलहाल तो हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। फिर
14 के साल की गलती, वो जो उन्होंने यहाँ सही कर दिया था, डेप्शन को चार्ज कर दिया था, उसको क्या किया हमने, रिवर्स। ठीक है, तो डेप्शन एक्सपेंस क्या हो रहा है जी, क्रेडिट, यानी कम एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट 1 रुपये से बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 2012 के अंदर कोई सरप्लस होता तो यहाँ पर बैलेंस में बता देता वो, 31/12 पे भी कोई सरप्लस है, इसका मतलब आज से पहले कोई सरप्लस नहीं था। रिवैल्यूएशन सरप्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर कितना, 13 का 12, तो एक नया कॉलम यहाँ पे इंसर्ट किया हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस का। मैं कह सकता हूँ यहाँ ओपनिंग 0 है, ओके, और यहाँ पर कितना अरोज हुआ, 12 का। लेकिन जैसे ही मैंने पैड के आगे 12 लिखा, अब मुझे मजबूरन क्या करना पड़ेगा, इस पैड को काट के TCI लिख देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना, और सही है। ठीक, देन जी ये 12 हो गया, और ये इंक्रीमेंटल डेप्शन, ये इन OCI से प्रेजेंट होके आता था, याद है ना, बड़ी डिस्कशन की थी इसकी हमने, भूल तो नहीं गए। ओके, ये 12 रोज हुआ और 2.3 ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र की एंट्री होती है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने माना ये वाला सवाल, ट्रांसफ़र टू रिवैल्यूएशन सरप्लस फ्रॉम रिवैल्यूएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स, जी कितना, 2.3 सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ठीक है जी, थोड़ा सा तो नीचे आ जाओ यार, क्लोजिंग थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए। 31 दिसंबर 13, ठीक है जी, यहाँ तक को मसला। अब चलो इसको भी कर ले, ये हो गया, 52 ले गए थे, बल्कि उससे आगे क्या आ रहा है, 0.3 में सिर्फ डिविडेंड्स हैं, 4 में, ठीक है, और तो सह कुछ नहीं है। राइट इशू भी है भाई, वो भी 14 में हो रहा है, 14 में तो बहुत कुछ हो रहा है। चलें देखते हैं, बहरहाल 13 को तो फड़का देना ज़रा। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी ले गए हम, और ठीक हो गया। अच्छा, अब 14 का साल शुरू हो गया, 13 में और कुछ नहीं है, कोई डिविडेंड ना आ जाए, सिर्फ एक नज़र इसको डाल लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा, मैं तो कहता हूँ ज़रा अगले वाले ना, ये ऊपर वाला ज़रा, ताकि फिर ऊपर ये सारा ही कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, ताकि फिर मैं इसको जब ले जाऊँ ना नीचे, तो फिर इसको ज़रूरत ना पड़े इस 0.1 की। ठीक है ना, तो ये फिगर्स भी ज़रा ले जाते हैं हम। $78 को भी ले जा चुके हैं, इस 1.5 और 10 को भी ले जाते हैं। ठीक है, इसको अरोज ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 10, और ट्रांसफ़र 1.5, ये भी लिख लो ना साथ के साथ ही, ताकि फिर मैं ना ये 0.1 जो है ना, फिर ये मैं नीचे ले जाऊँ तो मुझे कोई मसला ना हो। ये बात समझ आ रही है भाई, ट्रांसफ़र टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है जी, क्लोजिंग। चलें आप थोड़ा सा नीचे अब तशरीफ़ ले आएँ। 31 दिसंबर 14, ठीक, सही है। चलें जी, अब 0.1 को हम सेफली आगे लेकर जा सकते हैं। हाँ जी, 0.2 डन, 0.3 भी डन, पूरा डन नहीं, 0.3 के अंदर वो कह रहा है 30 नवंबर 14 पे पोल इशूड। अच्छा, अब ना यहाँ पर मैं वो टाइमलाइन ज़रा बना लेता हूँ। वैसे कैसा लगा सवाल? किस दिन शेयर्स इशू हो रहे हैं, राइट इशू किस दिन हो रहा है जी? 30 नवंबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे राइट इशू हो रहा है। इसको लिख लेना ताकि मिक्स ना हो बाद में। ठीक हो गया। अच्छा, फिर वर्किंग भी कर लेंगे। कैश और बोनस डिक्लेयर्ड या पेड ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स दे दिए उसने, लेकिन हमारे लिए तो रेलेवेंट मैक्सिमम कौन से साल हैं? 13 और 14। वो भी 13 मैंने ज़बरदस्ती बनाया हुआ है। ठीक है, तो 2013
और 2014। 13 में मैक्सिमम क्या आ सकता है? फाइनल ऑफ 12 और इंटरिम ऑफ 13। 14 में फाइनल ऑफ 13, इंटरिम ऑफ 14। 1, 2, 3 और 4। शुरू करते हैं फिर, ठीक है। फाइनल ऑफ 12 नंबर 1 है, ठीक है। फाइनल ऑफ 13 नंबर 3 है। फाइनल ऑफ 14 हमारी लिस्ट में नहीं आ रहा, हमारी लिस्ट में नहीं आ रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटरिम ऑफ 12 हमारी लिस्ट में नहीं आ रहा। इंटरिम ऑफ 13 यहां कहीं था, नंबर 2। इंटरिम ऑफ 14 ये भी हमारे पास है, ठीक है। बात समझ गए? तो ये चारों ही आ रहे हैं। इनमें 1 और 2 यहां पे आने। अब यहां पे कैसे आने हैं ये तो अब मैं देखता हूं, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर ले आते हैं। SOCIE फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। वैसे दिल नहीं कर रहा था सवाल करने के, लेकिन होता चला गया। कहते हैं ना, कारवां बढ़ता गया। मत करो सरगोशियां, सामने आगे बात करो। ओपनिंग बैलेंस है जी 1 जनवरी 13 पर, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद तो और कुछ नहीं है, सिर्फ ये डिविडेंड्स ही है ना। अच्छा, अब गौरतलब बात ये है, थोड़ी सी बात आपके साथ ना मैंने वैसे ही की थी कि डेट्स गिवन हो या ना हो, हमें पता होना चाहिए कि जो फाइनल डिविडेंड होते हैं ना, फाइनल डिविडेंड, वो पहले 3 को महीनों के अंदर, सवाल अगर डेट ना बताए तो आ ही जाता है, क्योंकि चौथे महीने के एंड पे तो आपने एजीएम करनी है, लॉ ने कहा हुआ है। और उस एजीएम का 21 दिन का नोटिस देना है, तो फिर 9, मतलब अगर ये 1 जनवरी पर साल शुरू हुआ है, 31/13 पे जो साल ख़त्म हुआ था, तो उसकी 30 अप्रैल को एजीएम करना ज़रूरी है। और उसका नोटिस जो है वो 21 दिन का देना ज़रूरी है। तो इसका मतलब 9 मार्च तक, 9 अप्रैल तक आपने नोटिस भेजना है, इसके साथ ऑडिट स्टेटमेंट का लगा होना ज़रूरी है, प्रिंट होकर। तो फिर यही कोई 3 महीने में, मैक्सिमम भी 3 महीने के अंदर 13 के साल के प्रॉफिट्स फाइनल हो ही जाते हैं, 14 के मैक्सिमम पहले 3 महीने में, ठीक है ना। तो अगर सवाल डेट ना बताए तो फाइनल डिविडेंड नॉर्मली यहाँ पर आ जाता है जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर। और अगर सवाल कहे कि हमने हाफ ईयरली, नॉर्मली सवाल खामोश भी तो हाफ ईयरली अज्यूम करते हैं, लेकिन सवाल ये कह रहा है कि इंटरिम डिविडेंड हमने हाफ ईयरली अकाउंट्स के साथ अनाउंस किया है। तो मैंने कहा था आपको कि हाफ ईयरली अकाउंट्स तो वैसे ही ज़्यादा डिटेल्ड नहीं बनते, उतनी ज़्यादा नोट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, तो उनको ऑडिटर भी ऑडिट नहीं करता, जस्ट रिव्यू कर लेते हैं। तो ये फाइनल भी जल्दी हो जाते हैं, ऑडिट यानी रिव्यू भी जल्दी हो जाते हैं। तो फिर भी आप हद कर लो ना, तो जुलाई अगस्त के महीने के अंदर अंदर इंटरिम भी हो जाया करता है, ठीक है ना। इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, लेकिन होगा 13 का। और ये इंटरिम डिविडेंड लेकिन होगा 14 का, क्योंकि मैं इस वक्त 14 के साल में हूं ना, ठीक है। ये राइट इशू के लिए मैंने सारी कहानी की, ये पहले भी बताया था आपको। अब राइट इशू की उसने सिर्फ डेट बताई और इतना एंड पे लेकर आया ना डेट को, ताकि आपको किसी किस्म का शक ना रहे कि इंटरिम डिविडेंड पहले है या राइट इशू पहले है। अगर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है हाफ ईयरली अकाउंट्स के साथ, तो फिर इंटरिम डिविडेंड जुलाई अगस्त में, हद सितंबर में चला है, सितंबर में भी नहीं जा सकता, लेकिन चलो माना सितंबर में भी चला गया, इससे आगे तो नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये नॉर्मल अजम्पशन मैंने आपको बताई थी कि सवाल खामोश हो तो ये नॉर्मल अजम्पशन है फाइनल और इंटरिम के लिए। तो फिर पक्की बात है कि 30 नवंबर से तो पहले पहले ही सारा काम हुआ, तो ठीक है। तो ये 14 के साल रिक्वायर्ड था और 13 का साल भी चलो अब बना ही दिया है, तो मैं वो भी कर लेता हूँ। 1 और 2 उसमें लिख लेंगे, चलो, क्योंकि ओपनिंग तो हमें चाहिए ही थे ना, ठीक है। तो नंबर बेटा फिर वो क्लियरली डेट बताएगा, ठीक है ना। जनवरी का यहाँ, हाँ यहाँ पे राइट इशू आ जाए
तो फिर उसको क्लियरली डेट बतानी पड़ेगी कि पहले राइट इशू हुआ और फिर डिविडेंड आया, या पहले डिविडेंड आया और फिर राइट इशू हुआ, ठीक है ना। जो सवाल खामोश, वैसे सवाल खामोश नहीं, उसने डेट बता दिया ना, तो जिस बारे में खामोश है वो नॉर्मल अजम्पशन है। तो ना इससे परेशान हो, सवाल पहली नहीं बुझवाएगा, ये काफ़ी पहली है जो मैंने बुझवाई हुई है ऑलरेडी, आपसे पता है आपको, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई बात हो, आप कहो जी ये राइट इशू यहाँ हुआ है जी, वो कह रहा है जी राइट इशू जुलाई अगस्त में हुआ है, अब आप कह रहे हैं जी इंटरिम डिविडेंड भी जुलाई अगस्त में, तो पहले क्या हुआ, अगर ऐसी सिचुएशन में सवाल लेके जाएगा तो वो बताएगा आपको, फिर क्लियरली डेट्स बताएगा, इस दिन डिविडेंड है, इस दिन राइट इशू है, ठीक है, ओके। चलो जी जरा अब चलते हैं। नंबर 1 फाइनल डिविडेंड है और बोनस है, ऐसा ही है, फाइनल डिविडेंड ऑफ हाँ ऑफ 12, और है कौन सा, बोनस, सर्फ एक्सेल नहीं है, बोनस है। परसेंटेज है 15, और हम लेटेस्ट शेयर कैपिटल 200 नजर आ रहा है, उस पर ही ये परसेंटेज लगाया करते हैं। 15% क्या आ गया, 30 की एंट्री बोलो, रीवैल्यू है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक हो गया, दिस इज डन। अब देखो ना, ये नंबरिंग करने का फायदा क्या है, हमें ये पता है कि 1 और 2 इस ऊपर के हिस्से में आने हैं रिटेन्ड ये इन इक्विटी के, और 3 और 4 ने नीचे के हिस्से में आना है, ठीक है ना। अच्छा तो 1 आ गया जी, 2 भी देखो ना, सुकून हो गया, एक बार डेट्स लिख लिए, आप गलती के चांस ही कोई नहीं, डेट्स लिख लिए, ध्यान से देख के अपनी लिस्ट बनाओ, उस हिसाब से डेट्स लगा लो, 1 मिनट का काम रह गया। फिर इंटरिम डिविडेंड कैश दे रहे हैं 20%, तो इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड ऑफ 13 है, और कौन सा है, कैश। लेकिन इधर देखो, ये 200 प्लस 30 हो चुका है, यानी 230 का 20% लेना है आपने, ठीक है जी। कितना आ गया, माजर जरा आगे आ गया ये जी, 40, एंट्री बोलो, डिविडेंड डेबिट यानी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, क्योंकि ये कौन सा डिविडेंड है, कैश, ठीक हो गया। अब देखो भाई, पॉइंट नंबर 1 भी हम कर चुके 13 के लिए, पॉइंट 2 भी 13 के लिए कर चुके, पॉइंट 3 भी 13 के लिए कर चुके, 13 में तो पॉइंट 3 है ही नहीं ना, ये राइट इशू तो इधर आ रहा है, ठीक है ना, तो 13 क्लोज हो जाता है अब, ठीक है। अब ये जो आपने 52 - 1 किया है, ये 51 यहाँ आ गया ना, तो ये एडजस्टमेंट प्रॉफिट की है, बेशक इधर TCI लिखा हुआ है, उससे परेशान नहीं होना, ये आपकी प्रेजेंटेशन सही है, ओके। बताओ भाई, 230 22.3 9.7, ठीक हो गया जी। अब अगले साल के लिए भी ऊपर वाला पॉइंट 1 मैंने इसीलिए पहले ही पोस्ट कर दिया था, ताकि दोबारा सवाल को मुझे मूव ना करना पड़े, ठीक है ना। अब अगले साल के अंदर एक राइट इशू है और डिविडेंड है, उसकी पहले ही तस्वीर मैंने बना ली हुई है, तो दोनों डिविडेंड्स पहले आएंगे और फिर राइट इशू में आना है एंड पे। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स निकालने लगेंगे ना राइट इशू के लिए, जाग के बैठो, नंबर ऑफ शेयर्स जब निकालने लगेंगे ना, जाग के बैठो राइट इशू के लिए, तो वो सारे के सारे, अगर बोनस इशू भी होगा तो वो उसमें ऐड हो चुके होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जी फाइनल डिविडेंड ऑफ 13, चलो छोड़ो इसको, ये क्यों पढ़े हम यहाँ से, हमने अपनी नंबरिंग की हुई है, 3 और 4 को पकड़ना है अब हमने। तो पहले 3 कैश डिविडेंड है जी, कैश डिविडेंड, और फाइनल है ये फाइनल डिविडेंड ऑफ 13, और है कौन सा, कैश। लेकिन सामने 230 अवेलेबल है, अब 230 इंटू 18% कितना आया, कैश डिविडेंड है, एंट्री बोलो, डिविडेंड डेबिट कितने से, आपको ये तो ज्यादा हो गया यार, प्रॉफिट्स भी तो आएंगे ना, ये 78 हो जाएगा मैनेज, प्लस माइनस होता रहता है ऊपर नीचे तरतीब, कोई इससे नंबर नहीं कटते, पहले प्रॉफिट लिखोगे ना तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ क्लोजिंग तो जाते जाते नेगेटिव, अच्छा हो भी जाए नेगेटिव तो वैसे वो प्रॉफिट्स की वजह से होता है, अर्निंग्स की वजह से नहीं होता, यानी डिविडेंड की वजह से नहीं होता। बहरहाल प्रॉफिट्स मौजूद हैं, यहाँ पे देखो ना, जब इसने सही होना है, यहाँ पे कितना आना है 70, तो ओपनिंग प्लस 79, तो इस काबिल है ना कि 41 हो सके, वो मैं लिखा नहीं हुआ था बस मैंने, ठीक है। इसलिए कोई तरतीब ज़रूरी नहीं है, बस कर दो काम, पता है आपको सही जा रहे हो आप। अच्छा 41.4 से रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इज नंबर 4
10% बोनस है, इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड ऑफ 14 और है कौन सा, बोनस। तो अभी भी वो 230 ही है बैलेंस, क्योंकि इस अकाउंट इस कॉलम में तो कोई गड़बड़ नहीं ना हुई थी अभी तक। ठीक है जी, कितना 230 का 10% 23 एंट्री बनी जी 23 से रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक हो गया जी, सही है। अब आखिरी चीज क्या रहेगी जी, राइट इशू। तो राइट इशू की हम वर्किंग कर लेते हैं। पहली वर्किंग नहीं, पहली वर्किंग तो ये की थी हमने, वर्किंग 1, इसको फिर वर्किंग 2 कह लो। ठीक है, वर्किंग 2 3 स्टेप्स थे, याद है? हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर, इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। तो रुपीज, ये रुपीज में चल रहा है ना, रुपीज इन मिलियन में, रुपीज इन मिलियन में, ठीक है ना। तो 230 प्लस 23, ये भी रुपीज में ही था ना, प्लस रुपीज 23, तो ये रुपीज 253 मिलियन का शेयर कैपिटल हमारे पास है, रुपयों के अंदर अगर बात करें तो। ठीक है, अब फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की, 100 रुपये, तो डिवाइड बाय रुपीज 100 करो, आंसर क्या आया, 2.53 मिलियन शेयर्स। टोटल हमारे पास 2.53 मिलियन शेयर्स हैं ऑलरेडी इन इशू, राइट इशू करने से पहले। ठीक है, अब हमने नंबर ऑफ न्यू राइट शेयर्स यानी न्यू शेयर्स निकालने। तो वो कहता है जी 25% राइट शेयर्स इशू किए हैं, तो जो ऑलरेडी इशूड हैं 2.53 मिलियन शेयर्स, उनका 25%, 144 बेसिकली, हर 4 वाले को एक शेयर दिए। ठीक है जी, 0.6325, इनको मत करना राउंड, अच्छा, क्योंकि उन्होंने फिर शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई होकर फिगर निकाली थी। हाँ, उस फिगर को बेशक राउंड कर लेना फिर एंड पे जी। ऑन 30 नवंबर पोल इशू 25% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एट ₹120 पर शेयर। तो 120 रुपए का 100 वाला शेयर 120 का बेचा, तो 20 का प्रीमियम है। बहरहाल हम तो एंट्री पास करेंगे जी, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। कैश ₹120, शेयर कैपिटल में जाएगा ₹100, शेयर प्रीमियम में जाएगा 20। ये एक शेयर की हम कहानी पहले लिख लेते हैं, अगर एक शेयर इशू करते तो ऐसे होता, आसानी हो जाती है। फिर शेयर इशू कितने किए, 0.6325, 0.6325, 0.6325। ठीक है जी, बोलो 75.925, 12.65। ठीक है जी, ये हमारा काम हो गया जी। कैश डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट 63.25 से, और शेयर प्रीमियम का बनाया नहीं था हमने, मुझे नज़र नहीं आया था असल में, तो ये देख लो, अच्छा हो गया ना, ऐसे बाद में बना लो एंड पे जाके। ठीक है, इसलिए कहा था आपको, देखो ना, अब मैंने भी सवाल वैसे गो थ्रू किया था, ये छोटी सी लाइन मुझे नज़र नहीं आई थी नीचे, मुझे लगा शायद ओपनिंग पड़े यहाँ पे। आप तो आराम से पढ़ोगे ना, आपको पता होगा, फिर भी नहीं पता चलता इसी तरह से, तो इसीलिए कहा था कि आप ऐसे बनाओ कॉलम्स के 2 कॉलम की जगह हो, एक कोई आ ना जाए नया और एक टोटल से उसने वैसे एक्सक्लूड कर दिया है, तो वो आपने एक आध कॉलम की जगह तो वैसे छोड़नी ही होती है, तो आ गया कॉलम तो लगा दो शेयर प्रीमियम। ठीक है, तो शेयर कैपिटल 63.25, शेयर प्रीमियम 12.65 आ गया ना शेयर प्रीमियम के अंदर। ठीक है, ये ठीक है जी, कैश तो डेबिट हम कर चुके हैं। ठीक है जी, और सही है, तो ये हमारे पास आ गया। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, कुछ नहीं रह गया। क्लोजिंग बता दो। 316 अच्छा 316 था।
316.25, 38.4, 18.2, 12.65। कितने बच्चों ने इसे अटेम्प्ट किया था घर पे? सबने किया था, बिल्कुल सही हुआ था। ज़रा सॉल्यूशन चेक कर लें, ज़रा पॉज कीजिएगा जी, सॉल्यूशन चेक कर लें। फिगर्स सारी मैच हो गई, चलें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चांद पेंट्स लिमिटेड। अच्छा, इससे अगला मैंने टेस्ट में दिया हुआ है जी, ये मैंने डैफोडिल दे दिया था टेस्ट में। ये वो डैफोडिल को सबसे पहला टेस्ट था, इसको डिस्कस भी कर लिया था, ऐसे ही है ना, इसको ज़रूरत नहीं है ना डिस्कस करने की दोबारा अब। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें ज़रा, तरतीब से हट के एक सवाल आया। चांद पेंट्स इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल एंड पेंट्स। इन 16 इट was discovered that certain errors have been made in final statements of 15. The error was corrected in 16. शायद ये भी गलती है, ये पता नहीं, ये उस तरह की गलती नहीं है जो पिछली गलती थी। दोनों को कंपेयर खुद करना, शायद ये वैसा नहीं है काम। बहरहाल द डिटेल्स आर एज फॉलोज। सेल टैक्स कमीशन डिस्काउंट वगैरह 15 में था इतना, आफ्टर करेक्शन इतना हो गया, और 16 में इतना है जो कि ड्राफ्ट चल रहा है, यानी कि डाटा इस तरह से दिया हुआ था इसके अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद रिक्वायरमेंट में कहता है करेक्शन ऑफ एरर का नोट बनाओ 16 के साल में, और चेंजेस इन इक्विटी भी बनाओ 16 के साल में। 18 नंबर का ये सवाल आया था। ये बड़ी ज़बरदस्त सवाल है, इसको मैं इंशाल्लाह कल करवाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग करेंगे, ठीक है ना जी। तो बगैर सोल्यूशन देखे एक बार एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट करनी है आपने। नोट में आपको पता है एरर करेक्शन नोट के अंदर आइटम्स अफेक्टिंग SOCI आना है, तो ये सारे आइटम्स उसमें आ रहे होंगे। कमीशन आ गया, ऊपर देखो ना, कॉस्ट ऑफ सेल, ये सब जो आइटम्स हैं उनके, ठीक है जी। फिर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, ये एक लंबी लिस्ट बनेगी नोट के अंदर। तो भाई कुछ चीज़ें तो सही हो ही जाएंगी। हो सकता है 18 में से 10-12 नंबर आपके बगैर सोल्यूशन देखे आ जाए। सोल्यूशन देखो तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस तो नहीं होता। तो पास पेपर 2 आपका आज का पहला होमवर्क है जी बेटा। बेटा वो तो उसने यूँ फ़र्क बताया है ना, ये आपने डिफरेंस लेना होगा। आप जब नोट बनाओगे तो आप क्या कहोगे, 15 के साल में कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो 44,633 से 44,606 पे जो आई हैं, तो ये डिफरेंस नहीं बताना, इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसलिए यूज़ करोगे। देखना ना यार, ट्राई करना। आप अभी से पूछ लोगे तो फिर कल मैंने करवाना तो है सवाल। पास पेपर 1 करवाया है ना, ऐसे ही पास पेपर 2 भी करवाऊंगा, 3 नहीं करवाऊंगा आपको मैं, ठीक है, ज़रूरत नहीं है ना उसके करने की। अच्छा, ये हो गया जी। उसके बाद क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस की बात करें, इसको क्या डेथ पड़ गई। हाँ जी, वंडर लिमिटेड हो चुका है। कैश लो के आज मैंने MCQs भी करने हैं थोड़े से डिस्कस। एनीवेज, वंडर लिमिटेड में कोई मसला तो नहीं था, खुद करवाया था मैंने। मोहानी लिमिटेड का नोट चेंज इन पॉलिसी का बनाना रहता था, ठीक है। मोहानी लिमिटेड में हमने कोई जर्नल एंट्रीज नहीं की थी, आपको याद होगा। हमने क्या किया था, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ले लिया था, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट इफेक्ट पे ले लिया था, और डेप्रिसिएशन को भी उसी वर्किंग में डाल के एक ही हमने वर्किंग कर ली थी 3 साल की, और बस उन प्रॉफिट्स को एड लेस कर दिया था। कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? भूल गए तुम भूल गए, आए नहीं थे, आए थे, सवाल किया हुआ है। अच्छा चलो, अच्छा अब इसका जब नोट बनाना है तो मैं ना भाई सोल्यूशन के ऊपर जाऊंगा और सोल्यूशन ओपन कर लूँगा 2 का, ठीक है ना। ये तो इसका सोल्यूशन ही आ गया ना, इतना ही क्वेश्चन था बस, बोलो ये इतना ही ना सोल्यूशन, यहाँ से लेके ये यहाँ तक। सवाल में रिटेन्ड अर्निंग्स मिसिंग थी, याद है वो जहाँ से हम स्टार्ट करते थे, वो इसका डाटा मैंने बिल्कुल वैसा बनाया था जैसा प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 का था। हालांकि वो स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर गिवन था, लेकिन स्टिल हमने उसको चेंज कर लिया था, याद है ना। ओके, ऐसी वर्किंग की थी, ऐसी वर्किंग,
थोड़ी सी रिवाइज भी हुई आज MCQs में। तो ये सारा काम तो हमने किया हुआ है, ये तो मैं नहीं दोबारा कर रहा। हाँ, हम नोट बना लेते हैं, ठीक है। मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड स्टेटमेंट्स इन इक्विटी फॉर द ईयर बन गई। फिर उसी तरह से मोहानी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। हुआ क्या था भाई, एरर था या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी थी? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी थी भाई, फाइफो से एफको पे गए थे। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज मेथड फ्रॉम फाइफो टू एफको। ये तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है। तो चेंज इन पॉलिसी, यहां से कहानी शुरू हो रही थी। ओहो, कहानी ऊपर निकल गई जी। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, पर्चे में ना डॉट्स लगा आना प्लीज, पूरा लिख के आना। डिसाइडेड चेंज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फाइफो टू एफको। ठीक हो गया जी, फुल स्टॉप। उसके बाद उन्होंने तो ये इन्वेंट्रीज दी है ना, आपने अगली लाइन क्या लिखनी होती थी? द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एज फॉलोज। अच्छा जी, आर एज फॉलोज। अच्छा हो गया ना, इस तरह से चल रहा है काम। कैश फ्लो भी तैयार हो गई, IAS 8 भी अभी नहीं भूलने दे रहे, और चेंज इन इक्विटी बन रहे हैं, IAS 1 भी हो रहा है। तो यानी हमने सही काम रखा हुआ है। पहले 5 का बंच बना लिया सर, आपने बहाना बनाया हुआ है, आप पिटाई भी करते रहते हैं। अब हो सकता है कोई सवाल उधर से फिर दे दूं मैं आगे किसी टेस्ट में जाके, भूल ना गए हो नोट बनाना है, ताकि जब आप सिलेबस एंड करें ना तो आपको यूँ लगे कि बस ये मुट्ठी के अंदर सारा सिलेबस बंद है ना। ठीक है, वो 5 थे, ये अब 3 तो हैं, ये 7 ही पिटाई हो रहे हैं। ठीक है ना, ओके जी। इफेक्ट ऑफ चेंज इन इज एज फॉलोज। पहला क्या था जी? आइटम्स अफेक्टिंग SOCI, पूरा लिखेंगे आप। ठीक है जी। और कौन कौन से साल्स थे? हम कौन से साल में खड़े हैं? हम इस वक्त खड़े हैं जी 15 में। ठीक है, तो 15 और 16, चूंकि चेंज इन पॉलिसी है इसलिए 15 को भी इसलिए 15 को भी प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद 4-5 लाइनें खाली छोड़ दो। उसके बाद है जी आइटम्स अफेक्टिंग SOFP 15, 14 और 13। इस टॉपिक के अंदर लिखवाया नहीं था तो अब लिख लो। वैसे मैंने ख्याल में लिखवाया था कि 2 साल की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम, 2 साल की चेंज इन इक्विटी बनाते हैं और 3 साल की बैलेंस शीट। अब जब नोट में आते हैं तो फिर नोट में भी 2 साल की इनकम स्टेटमेंट, 3 साल की बैलेंस शीट, इस तरह से करके याद करवा दिया था। और फिर एंड पे जाके बताया था अगर पॉलिसी है तो इस तरह से, और अगर एरर हो तो करंट ईयर को प्रेजेंट नहीं करते। इतनी सी बात है बस। ठीक है, अच्छा चलो जी, अब शुरू करते हैं काम को। पर शुरू तो करेंगे सोल्यूशन से, क्योंकि ये काम तो नहीं ना दोबारा कर रहे। अब सिर्फ स्टॉक बदला था, ठीक है, और उसकी वजह से प्रॉफिट पे असरात पड़े थे। ठीक है ना। डेप्रिसिएशन के अंदर भी मसला आया है 2014 के अंदर, उसको भी देख लेते हैं। चलें पहले स्टॉक की बात कर लेते हैं सारी। ठीक है, तो आइटम्स अफेक्टिंग SOCI में अगर हम 13 की बात, इसकी 14 की बात करें तो 14 के अंदर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है ना ये। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कम हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कम हुआ है, लेकिन हमने तो इम्पैक्ट देना है ना प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है,
तो हम सिंपल सी बात कर लेते हैं, एसओसीआई के अंदर तो क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल पे पड़ रहा होता है ना। ये थोड़ी सी बात आपके साथ की थी ज़बानी, इधर देखो, सेल्स हैं 100 रुपये की, लेस होती है जी कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें ओपनिंग स्टॉक था 10 रुपये, परचेजेस थी 50 रुपये की, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है जी 5 रुपये का, कॉस्ट ऑफ सेल बता दें 55 और जीपी 40। हमने ये बात तो की थी कि अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को 5 से कम करते हैं और लाते हैं 2 पे मिसाल के तौर पे, बाकी सब चीज़ें सेम रखें, अगर 50, 10, 100, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आती है 58, तो प्रॉफिट कितना आ जाता है 40, यानी कि स्टॉक को 3 से कम किया तो प्रॉफिट भी 3 से कम हो गया एंड वाइस वर्सा। ठीक है, लेकिन देखें हमने आइटम को भी बताना है जिसको इफेक्ट कर रही है ये चेंज, प्रॉफिट का तो हर सूरत में बताना होता था। यहाँ पे अगर आप बताते थे सेल बढ़ गई, सेल कम हो गई, रिपेयर एक्सपेंस बढ़ गया, कम हो गया, डेप्शन बढ़ गई, कम हो गई, ये लिखने के बाद एंड पे मैंने कहा था एक फरमाइशी प्रोग्राम भी होता है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, वो तो एंड पे बताना ही बताना है। अब डायरेक्ट प्रॉफिट पे हम इम्पैक्ट नहीं सोच सकते, हमें मजबूरन बताना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ सेल का चेंज होना किस आइटम को हिट करता है दरअसल, जिस वजह से प्रॉफिट हिलता है। प्रॉफिट तो एंड पे आने वाली नेट फिगर है ना, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक का हिलना दरअसल कॉस्ट ऑफ सेल को छेड़ देता था। अगर आप पूरी बात लिखें ना, याद करवाने के लिए मैंने रूल क्या लिखवा दिया था कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है जी, डायरेक्ट। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट, भाई यहाँ चमक तो नहीं पड़ रही आमिर भाई, यहाँ तक, बस यहाँ तक, आगे नहीं लिखना, यहाँ तक सही है, थोड़ा और करीब कर लेते, तुम्हें पड़ती रहेगी चमक, पड़ रही है, तुम सेट हो जाया करो। थोड़े से तो बच्चे आज बैठे हो, 50 बच्चे नहीं बैठे हुए, 30, 35, 40 बच्चे, यहाँ पे पड़ती है चमक, यहाँ से ऑनवर्ड्स ना, उधर नहीं जाएंगे, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, ये हम रूल याद किया था ना, और क्लोजिंग स्टॉक कम करें तो प्रॉफिट भी कम, याद यही रखना है। अब कभी कभी मजबूरन इस तरह से भी आ जाता है सोचना, क्या क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट तो रिजल्टेंट फिगर है ना, दरअसल क्लोजिंग स्टॉक का हिलना कॉस्ट ऑफ सेल को छेड़ देता था। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाते थे 2 से अगर 5 पे ले गए, चलो इस तरह कर लेते हैं, ज़रा एक और भी बना ही लेते हैं, इसको 100, 10, 50 और इसको कर लो आप 9, ठीक है जी। अब क्लोजिंग स्टॉक आपने 5 से बढ़ाकर 9 कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल 51 हो गई, प्रॉफिट 40। तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को 5 से 9 पे बढ़ाया, यानी कि 5 से 9 पे लेके, यानी कि 5 से बढ़ाया, 4 से बढ़ाया, तो आपका ये प्रॉफिट भी 4 से बढ़ गया। दरअसल तो ये रिजल्टेंट फिगर होती है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, असल में ना क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होता है, तो माइनस होने वाली फिगर जितनी बढ़ाओगे वो कॉस्ट को कम कर देगी, असल मामला ये था, ठीक है ना। तो दरअसल क्लोजिंग स्टॉक का जो कम होना है वो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा देता है, जिस वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल को कम कर देता है, इसलिए प्रॉफिट बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे सोचना नहीं है, एक बात अच्छी भली याद हुई है ना, बस वो याद रखो, क्या क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है, बीच में कॉस्ट ऑफ सेल को फिट कर दो। क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना असल में ना कॉस्ट ऑफ सेल को कम करता है, जिस वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक का कम होना कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाता है, दरअसल इस वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे फिट कर दिया हमने। अब यहाँ पे आइटम्स अफेक्टिंग एसओसीआई में हमने बोला कॉस्ट ऑफ सेल्स है जी, ठीक है। अब 14 के साल को देखें, अगर 14 के साल को, तो 14 के साल में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई होगी, और ओपनिंग स्टॉक कम हुआ है, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी होगी। ओपनिंग स्टॉक कम हुआ था ना भाई, इसको छोड़ो, सादा बात, प्रॉफिट 3.7 से बढ़ रहा है, बोलो बढ़ रहा है ना, इसका मतलब दोनों स्टॉक्स का जो इम्पैक्ट है वो कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या पड़ा है, उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल को 3.7 से कम किया है, तभी तो प्रॉफिट 3.7 से बढ़ गए हैं।
ज़रा इस तरह से सोचना पड़ेगा। इसका नोट मुश्किल है, इसीलिए मैंने अलग से उस वक्त बनवाया नहीं था, थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है इसका नोट, ठीक है ना। तो ये बात समझ आई है, ये बात समझ आई है। नहीं समझ आ रही तो 1 बाय 1 सोच लो। 14 के साल का प्रॉफिट, 14 के साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है। क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना दरअसल कॉस्ट ऑफ सेल को कम करता है, जिस वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक हो गया, ये क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट तो समझ आता है ना। अब ओपनिंग स्टॉक जो है वो पिछले साल का क्लोजिंग था, ठीक है ना। तो पिछले साल में भी क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा था, कम, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बड़ी होगी। लेकिन ये जब अगले साल में आता है तो ये ओपनिंग बन के इंपैक्ट ऑपोजिट ले जाता है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर दोनों को अलग अलग सोचोगे तो याद शायद ना रहे, वरना आप आजमाना चाहो तो इस तरह की एग्जाम्पल बना के आजमा सकते हो। तो फिलहाल तो काम क्या कह रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक समझ में आता है ना कि 2.2 से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई है, ठीक है। तो पिछले साल का क्लोजिंग जो इस साल में ओपनिंग बना है उसका भी तो इंपैक्ट पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट का 3.7 से बढ़ना है, दरअसल ये कॉस्ट ऑफ सेल का 3.7 से कम होना था। क्योंकि देखो ना, ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होने वाली फिगर है। इसका कम होना कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाता है और क्लोजिंग का बढ़ना कॉस्ट ऑफ सेल को, ठीक है ना। इसका सॉरी मैंने गलत बोला। ओपनिंग स्टॉक का कम होना कॉस्ट ऑफ सेल को कम करता है और क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना कॉस्ट ऑफ सेल को कम करता है। बात समझ रहे हो। लेकिन इतनी बातें उलझाते जाओ उलझती जाएंगी। देख लो ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये ऐड होने वाली फिगर है। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ऐड होता है। अगर इस फिगर को कम करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, इस फिगर को बढ़ाओगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक नेगेटिव वाली फिगर है, इसको जितना बढ़ाओगे कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, जितना कम करोगे कॉस्ट ऑफ सेल। अब इतना ज्यादा सोचोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो इसीलिए मैंने आपको सिर्फ रूल भी कितना लिखवाया था, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट और कहा था कि ओपनिंग को इसके उलट सोच लेना। आज इसमें कॉस्ट ऑफ सेल भी फिट किया है ना, तो सिर्फ क्लोजिंग में फिट कर लो, ओपनिंग का ऑपोजिट इसका ऑपोजिट है, बस दैट्स इट, ठीक है ना। अभी उसको भी मैं कह रहा हूं मत सोचो, देख लो 2.2 तो समझ आता है ना। 2.2 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना कॉस्ट ऑफ सेल को कम करेगा, जिस वजह से प्रॉफिट 2.2 से बढ़ गया। तो इधर भी तो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल इन टोटल 3.7 से डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल 2014 में कितना, 3.7। अब अगला कौन दोबारा सोचे, इंक्रीज आ गया तो दोबारा लिखना पड़ेगा, ये मसला था। ये भी एक नई चीज थी, हमारे किसी नोट में ऐसा नहीं हुआ था। अगर डिक्रीज आती थी ना एक चीज, तो अगले साल भी वो डिक्रीज ही आती, तो एक ही लाइन आइटम लिखना पड़ता था। और मैंने उस वक्त बताया था ज़बानी वैसे कि अगर इंक्रीज आ रहा है इस दफा, अगली बार डिक्रीज आ जाए तो वहीं पे नेगेटिव साइन नहीं यूज करना, अगली लाइन में दोबारा लिख लेना। जैसे इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल अगले साल, प्रॉफिट जो 6.2 से अगले साल कम हो रहा है, बोलो कॉस्ट ऑफ सेल की वजह से। ये क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल को हिट करता है ना। प्रॉफिट जो कम हो रहा है तो मतलब किस वजह से, स्टॉक की वजह से। तो स्टॉक ने किसको हिट करना होता है, कॉस्ट ऑफ सेल को। तो प्रॉफिट जो कम हुआ है तो मतलब कॉस्ट बढ़ी होगी ना। लेकिन वैसे एक बार सोच लिया था, दूसरी बार तो सोचने की भी जरूरत नहीं थी, पर्चे में टाइम बचा सकते हैं हम। तो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल कितना है जी, 6.2 से, प्लस माइनस नहीं लगाते हम यहाँ पे, ठीक हो गया। अब एक चीज रह गई है बस, इसको तो प्रेजेंट नहीं ना करते हम प्रॉफिट एंड लॉस में, एक चीज रह गई है बस, डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट। हाँ भाई, डेप्रीसिएशन भी तो गड़बड़ हुई है ना भाई, कि नहीं। डेप्रीसिएशन, हाँ भाई, डेप्रीसिएशन ओवर रिकॉर्डेड थी, नाउ रिवर्स्ड। देखो ना, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में क्या आया था, डिक्रीज आया था, तभी तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। रिवर्सल जो किया हमने, तो डिक्रीज इन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना जी, 15 से, ठीक है। और अब एक चीज है, प्रॉफिट, ये स्टैंडर्ड की फरमाइशी, स्टैंडर्ड का फरमाइशी प्रोग्राम है। ये तीन तो नजर आते हैं ना सवाल में इम्पैक्ट होते हुए, ठीक है। स्टैंडर्ड कहता है जरा प्रॉफिट पे भी एक नेट इम्पैक्ट बता दो भाई, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि 14 का प्रॉफिट 18.7 से क्या हुआ, बोलो, इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये देखो ना, इसको ऐसे कर लिया करो, ये ऐसे देखा करो, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, ठीक है जी। और सही है, इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब आए 15 में, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो रही है, इंक्रीज। ध्यान से, अगर कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 6.2 से, ठीक है। और सही है।
+3.7 प्रॉफिट बढ़ा है, +15 प्रॉफिट बढ़ा है। ठीक है जी, सही हो गया जी। बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम हिट हुए हैं? सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक हिट हुए, ठीक है ना, फिलहाल सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो 13 का क्लोजिंग स्टॉक, जगह तो बनाओ, क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी 13 का क्लोजिंग स्टॉक, सवाल खोल के देख लोगे, नहीं देखना तो यहाँ से देख लो। 13 का क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है? कम। क्लोजिंग स्टॉक 13 का क्या हुआ है? 1.5 से डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक 1.5। ठीक हो गया जी। और क्लोजिंग स्टॉक 1 बाय 1 देखते जाते हैं। ठीक है, 2014 का इंक्रीज हुआ कितने से? 2.2 से इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक हो गया जी। उसके बाद 15 का डिक्रीज हुआ 4 से, तो क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज, हाँ ठीक है, यहां भी लिख सकते हैं कितना? 4.0 कर दो, फिर आप 4 पॉइंट लिख दिया। सही है भाई, बेहतरीन हो गया काम। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब क्लोजिंग तीनों आ गए, अब ओपनिंग को ऑपोजिट सोच लेना है। नहीं सोचना तो यहां से भी देख सकते हो। यही क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बना था ना, ठीक है, तो 14 के साल के अंदर, 13 में तो कुछ नहीं आया था, 14 के साल के अंदर अगर ओपनिंग स्टॉक की बात करो तो यहीं से देख लो भाई, यहीं से देख लो। 13 में अगर क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हुआ था तो फिर वो ओपनिंग स्टॉक भी तो 14 के अंदर डिक्रीज ही होना था ना। नहीं समझ आए? 13 के साल का क्लोजिंग स्टॉक हमने 1.5 से कम किया, वही अगले साल ओपनिंग बना तो कम ही हुआ ना यार। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। आपका स्टॉक था 5 रुपए का क्लोजिंग, आपने उसको सही किया इस साल में, ईयर 1 में उसको सही किया और सही करके 2 पे ले आए। अब आपका स्टॉक कितना हो चुका है? 2। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक 3 रुपए से कम होके 2 पे आया, तो यही अगले साल ओपनिंग बना है ना। तो अगले साल ये ओपनिंग 5 होता, 5 नहीं है, अब कम होकर 3 से 2 पे ओपनिंग भी पड़ा हुआ है। कैसी बात कर रहे हो आप लोग? नहीं समझ आई? कल क्यों, आज क्या है? माना कि क्लास का टाइम कम रह गया, लेकिन सुन लो फिर भी, ठीक है भाई। देखो मेरी बात सुनो, क्लोजिंग स्टॉक हमने कम किया, ठीक है, यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बना कि नहीं बना? तो स्टॉक क्या हुआ है? मैं प्रॉफिट पे तो इसका इंपैक्ट ले ही नहीं रहा, स्टॉक कम हुआ है ना। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं, मैंने प्रॉफिट की तो बात ही नहीं की भाई। ठीक है, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक 13 में डिक्रीज हुआ था, वो क्लोजिंग स्टॉक 14 को ओपनिंग बन के भी उसका डिक्रीज ही रहेगा ना। ठीक है, वो अलग बात है कि इन दोनों का इंपैक्ट अगर आप गौर करो तो इसका बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ा गया था, इसका कम होना प्रॉफिट को बढ़ा गया था। यही तो हम करके आए हैं। बहरहाल घर जाके ठंडे दिमाग से सोचना, ठीक है। उसके बाद 14 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इंक्रीज हो गया था, तो 15 में वही ओपनिंग बनेगा तो वो भी इंक्रीज है, तो 2.2 से, ओहो हाँ सही है, इंक्रीज इन ओपनिंग स्टॉक आ गया और कहानी खत्म हो गई। अब आएगा फरमाइशी प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, वैसे वो डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट जो निकला था, वो डेप्शन का इम्पैक्ट, डबल एंट्री क्या बनती थी उसकी? डबल एंट्री क्या बनती थी उसकी? मेरा दिल है कि एसिड को भी इम्पैक्ट डाल दें। बहरहाल चलें, सोल्यूशन में नहीं डाला हुआ, जान दे उस। सुने 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 सुने। अच्छा जी, जैसे ये फरमाइशी प्रोग्राम है ना, क्या चीज़? प्रॉफिट। बाकी इम्पैक्ट्स हमें नज़र आते हैं, प्रॉफिट्स स्टैंडर्ड ने फरमाइशी प्रोग्राम डाला हुआ है। ऐसे ही
ये सब इम्पैक्ट्स हमें नज़र आते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो स्टैंडर्ड का फरमाइशी प्रोग्राम है, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको समझाया हुआ है A = C+L, ये यूज़ कर लिया करो। तो क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है, उसमें 13 से क्या आ रहा है, डिक्रीज, और लायबिलिटी तो कुछ है नहीं 1.5 से, ठीक है जी। तो यही हम डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स ले लेंगे, ऐसे ही है, ऐसे ही करते थे ना, तो इसी तरह से आगे भी लेते जाओ। ये डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स है 1.5। तो मुश्किल नोट था इसीलिए रखा हुआ था इस तरह से, ठीक है। इसको दोबारा देखिएगा और इसको कंप्लीट कीजिएगा, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स 2 रह गई हैं, ठीक है। होमवर्क के अंदर चांद पेंट्स जा चुका है, 3 का नोट पूरा करिएगा। हाँ मुझे पता है उसी को दोबारा करेंगे आप, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, लेकिन आसिफ इंजीनियरिंग को भी करके आइएगा, ये मैंने आपसे डिस्कस करना है। मार्वलस हो गया था, ये भी टेस्ट में आया था गालिबन, मैंने खुद करवाया था, मुझे नहीं लग रहा मैंने खुद करवाया था। सॉल्व है ये, चलो अच्छी बात है। तो भाई पास पेपर 2 चांद पेंट्स और क्वेश्चन बैंक 6 आसिफ इंजीनियरिंग, और अगेन माजरत के साथ कैश फ्लो के MCQs क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पास पेपर नंबर 2 चांद पेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन बैंक नंबर 6 आसफ, ये दोनों हैं IAS 8 के, ठीक है। उसके बाद ऑल MCQs ऑफ IAS 7, ठीक है जी। ये 3 होमवर्क हैं, इंशाल्लाह कल ये टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा। और कल क्या हफ्ता है, ओहो, इसका मतलब मंडे को, हाँ कल भी आना है, फिजिकल क्लास होगी मंडे को इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो नया टॉपिक शुरू करेंगे, होपफुली EPS। अल्लाह हाफिज़।